कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कृषि रसायन विज्ञान। इसका अध्याय दूसरा मृदा जीवाश्म पदार्थ। जीवाश्म पदार्थ यानी कि वे पदार्थ होते हैं जो पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़, तना, टहनी तथा जीव जंतुओं के ताजे एवं अपघटित अवशेष, मृदा जीवों की कोशिकाएं, उत्तक तथा उनके द्वारा संश्लेषित विभिन्न पदार्थ आते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा हो जाएगी, मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवाश्म पदार्थ कहते हैं। यानी कि जो जीव जंतु होते हैं या वनस्पतिक होते हैं, उनकी पत्तियां, जड़, तना, टहनियाँ वगैरह जो होते हैं, जीव जंतुओं के जो अपघटित अवशेष होते हैं या कोशिकाएं या उत्तक होते हैं, वो मृदा में मिल जाते हैं। मृदा में मिलने से या गलने से अपघटन होता है उनका, और अपघटन होने से जो पदार्थ बनता है उसको जीवाश्म पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों के सड़ने गलने के फलस्वरूप विभिन्न सरल पदार्थ बनते हैं। इन सरल पदार्थों में पेड़ पौधों हेतु आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी कि ये जो सड़ने गलने से जो पदार्थ सरल यौगिकों के अंदर विच्छेदित होते हैं या अपघटित होते हैं, तो इनसे पेड़ पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिनसे पेड़ पौधे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिनसे पेड़ पौधों की वृद्धि होती है, उनकी पैदावार के अंदर वृद्धि होती है। खनिज मृदा में सामान्यतः 0.1 से 5% जीवाश्म पदार्थ पाया जाता है। अब कई बार प्रश्न आता है खनिज मृदा में जीवाश्म पदार्थ कितना पाया जाता है, तो 0.1 से लेकर 5% तक पाया जाता है। जीवाश्म पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन तथा अपघटन के बाद गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ ह्यूमन्स कहलाता है। यानी कि जो सड़े गले हुए पदार्थ होते हैं, जिनको अपने जीवाश्म पदार्थ कहते हैं, उनका पूर्ण रूप से विच्छेदन या अपघटन होने के बाद गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ ह्यूमन्स कहलाता है। यानी कि सड़ने गलने के बाद वो एक काले रंग का पदार्थ बन जाता है मृदा में, तो उस काले रंग के पदार्थ को अपने ह्यूमन्स कहलाता है। विच्छेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह होते हैं, वो जो ये सड़े गले हुए पदार्थ होते हैं, जीवाश्म पदार्थ होते हैं, तो इनको सरल जो यौगिकों के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, जिसको विच्छेदन कहा जाता है। उसके बाद मृदा जीवाश्म के स्रोत हैं, यानी कि इसके कौन कौन से भाग हैं, जीवाश्म पदार्थ किन किन भागों से मिलकर बनता है। तो इसके अंदर मुख्यतः दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला पादप स्रोत, यानी कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है जीवाश्म पदार्थ, और दूसरा है जंतु स्रोत। पादप स्रोत इस समूह में निम्न स्रोत मुख्य हैं। पेड़ पौधों या फसलों के अवशेष, तो हेडिंग से अपने को पता है कि पेड़ पौधों और फसलों के जो अवशेष हैं और उनसे जो पदार्थ मृदा में मिलने के बाद जो सड़ गल जाते हैं, तो उनसे जो पदार्थ अपने को मिलता है, एक तो वो जीवाश्म पदार्थ का भाग हो जाएगा। पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियां, जड़ों विभिन्न भागों में मृदा में मिलने पर जीवाश्म पदार्थ प्राप्त होता है। फसलों के कटने के उपरांत उनकी जड़ें मृदा में मिलकर जीवाश्म पदार्थ में वृद्धि करती है। उसके बाद है हरी खाद। हरी खाद जैसे अपने ग्वार होता है या मूंग वगैरह होती है, उसको अपने वैसे ही बुवाई कर दी जाती है, उसकी जुताई कर दी जाती है, जिसको हरी खाद कहते हैं। सनई, डेंचा, मूंग व अन्य फसलें हरी खाद के रूप में जुताई कर मृदा में मिलाई जाती है, जिससे मृदा के जीवाश्म पदार्थ में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद आता है दूसरा इसका प्रकार है जो जीवाश्म पदार्थ का जंतु स्रोत है। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तथा जंतु जो मृदा में रहते हैं, मरने के बाद उनके अवशेष मृदा में विच्छेदित अपघटित होकर जीवाश्म पदार्थ बनाते हैं। यानी कि कुछ तो जीव जंतु होते हैं जो जैसे कीड़े मकोड़े, वो मृदा के अंदर ही रहते हैं और मर जाने के बाद वो मृदा के अंदर ही मिल जाते हैं। गोबर की खाद, कंपोस्ट, पशुओं का मल मूत्र, मृदा में पाए जाने वाले केंचुए, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि जीवाश्म पदार्थ के स्रोत हैं। उसके बाद आता है जीवाश्म पदार्थ का संगठन, यानी कि इसके जीवाश्म पदार्थ जो बन गया, उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ या कौन कौन से भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। मृदा जीवाश्म पदार्थ पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों से बना एक जटिल पदार्थ होता है। अब जटिल यानी कि उसके अंदर पेड़ पौधे के अवशेष भी मिले हुए होते हैं और जीव जंतुओं के अवशेष भी मिले हुए होते हैं,
तो विभिन्न प्रकार के इसमें पदार्थ मिले हुए होते हैं, तो इसलिए इसको जटिल पदार्थ बोलते हैं। जीवाश्म पदार्थ में 90%, ध्यान रखना, 90% से अधिक कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। यानी कि 3 ये मुख्य तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो जीवाश्म पदार्थ में 90% तक पाए जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आदि तत्व हैं जो पेड़ पौधों को की पैदावार के लिए या उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। मृदा जीवाश्म पदार्थ में 2 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। कार्बनिक, तो कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होंगे जिसमें कार्बन पाया जाता है, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो इसका जो वर्गीकरण है वो आगे निम्नलिखित तरीके से, ये जीवाश्म पदार्थ का आगे वर्गीकरण है। एक तो इसमें आ जाएगा कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जिसमें कार्बन पाया जाता है, और दूसरा इसका अकार्बनिक है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो अकार्बनिक तो आगे एक ही भाग में बांटा है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हैं, ये सारे के सारे ऐसे तत्व हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, तो ये अकार्बनिक। अब कार्बनिक आगे इसको 2 भागों में बांटा, एक तो नाइट्रोजन युक्त है जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, और एक जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है। अब जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है वो आगे फिर उसने 2 भागों में बांटा है। एक तो वे पदार्थ जो जल के अंदर घुल जाते हैं, तो जल के अंदर घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रेट है, अमनो निकल यौगिक है, एमाइड है, अमीनो अम्ल है। इनका अब सारों का जो अध्ययन है वो अपने अगला जो अध्याय आएगा, जो पाठ आएगा उसके अंदर अपने करेंगे। उसके बाद तो जल के अंदर नहीं घुलते, यानी कि जो अवयव होते हैं, तो जैसे पेप्टाइड्स है, प्रोटीन्स है, पेप्टोनस आदि है, इनका अध्ययन भी अभी अगले वाले पाठों के अंदर किया जाएगा। उसके बाद आता है नाइट्रोजन रहित यौगिक, यानी कि ऐसे यौगिक जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, जो नाइट्रोजन जिसके अंदर नहीं मिली हुई होती। तो इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आगे शर्करा है, जैसे ग्लूकोज वगैरह है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है, और उसके बाद इथर घुलनशील है, जैसे वसा, तेलीय पदार्थ जो होते हैं, और लिग्निक है जिसका अध्ययन अभी अपने आगे वाले टॉपिक में करेंगे। सामान्यतः जीवाश्म पदार्थ का संगठन निम्न रूप से होता है। कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का अगर आपसे पूछे कि संगठन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च पाया जाता है 1 से 5% है, सेलुलोज है 10 से 28% है, हेमी सेलुलोज है 20 से 50% है। तो इन तीनों जो स्टार्च, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज है, ये इसका भी अध्ययन अभी अपने आगे के टॉपिक के अंदर किया जाएगा। उसके बाद है वसा है, वसीय यौगिक है, यानी कि जो तेलीय पदार्थ होते हैं 1 से 8% है, लिग्निक है 10 से 30% है, प्रोटीन है 1 से 15% है। तो ये भी इनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जीवाश्म पदार्थ का विषेदन, तो विषेदन अभी अपने टॉपिक में पढ़ा था कि विषेदन क्या होता है, कि एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जीवाश्म पदार्थ को सरल यौगिकों के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे विषेदन कहते हैं। जीवाश्म पदार्थ का विषेदन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज आदि जीवाश्म पदार्थों का विषेदन कर सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, इसे विषेदन कहा जाता है। यानी कि जो मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इनके नाम बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह होते हैं। ये जीवाश्म पदार्थों का विषेदन यानी कि उनको अपघटित कर देते हैं, उनको सरल यौगिकों के अंदर बदल देते हैं, इसे विषेदन कहा जाता है। मृदा में नमी एवं वायु की अनुकूल परिस्थितियों में जीवाश्म पदार्थ का विघटन होता है। यानी कि अगर मृदा के अंदर नमी अच्छे तरीके से होगी, ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा नमी हो या ज़्यादा शुष्क हो, वायु की अनुकूल परिस्थितियां होने पर ही पदार्थों का विघटन होता है। कार्बनिक पदार्थों के विषेदन में जीवाश्म पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। यह कार्य वायुजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। विषेदन की प्रक्रिया आरंभ में जल्दी होती है लेकिन धीरे धीरे कम होती है। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जो जीवाश्म पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, बड़े होते हैं। तो उनमें से जो सरल पदार्थ होते हैं, जीवाश्म पदार्थों में से जो सरल पदार्थ होते हैं वो जल्दी से अपघटित हो जाते हैं, और जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका जो विषेदन है वो धीरे धीरे कम होता है। जैसे कि अपने कोई भी सेब वगैरह ले, तो सेब को अगर अपने स्टार्टिंग में अगर काटेंगे तो स्टार्टिंग में अगर काटना है तो वो जल्दी जल्दी कट जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसके टुकड़े छोटे होते जाते हैं तो उन छोटे टुकड़ों को काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये है कि स्टार्टिंग के अंदर विषेदन की जो प्रक्रिया है शुरू में
तेज गति से होती है क्योंकि उसमें कुछ सरल शर्कराएं होती हैं जो जल्दी से विच्छेदित हो जाती हैं, लेकिन बाद में जो विच्छेदन की प्रक्रिया है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसके बाद में फिर जटिल पदार्थ बचेंगे। जटिल पदार्थों का जो विच्छेदन है वो काफी लंबे समय तक होता रहता है। मृदा जीवाश्म पदार्थ में कई पदार्थों का समावेश होता है। समावेश यानी कि जो जीवाश्म पदार्थ बनते हैं वो काफी सारे पदार्थों से मिलकर बनते हैं, जिनमें से कुछ मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदित होते हैं, यानी कुछ तो साधारण से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा उनका विच्छेदन कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ जो विघटित नहीं होते जल्दी से, तो उनको विघटन करने के लिए कुछ विशेष प्रजाति के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो उनका विच्छेदन कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है कि किस तरीके से किस क्रम के अंदर जो जीवाश्म पदार्थ है उनका अपघटन किस क्रम के अंदर होता है। तो जो सरल शर्कराएं हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, स्टार्च है, सरल प्रोटीन है, इनका तो जल्दी से अपघटित हो जाता है। उसके बाद फिर ये क्रूड प्रोटीन है, हेमीसेलुलोज है, सेलुलोज है और जो लिग्निक है, इनका जो विच्छेदन है वो जल्दी से नहीं होता, धीरे धीरे होता रहता है, यानी कि काफी समय में इनका विच्छेदन होता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन है। कार्बोहाइड्रेट अभी अपने पढ़ा था, जो जीवाश्म पदार्थ का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण के अंदर कार्बनिक पदार्थ था। कार्बनिक पदार्थ के अंदर जो नाइट्रोजन रहित तत्व हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट था, जिसके अंदर अपने सरल शर्कराएं, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज वगैरह उसमें पड़े थे। तो उन्हीं के आगे ये अध्ययन है पूरा विस्तार से। सरल शर्कराएं मतलब जो ग्लूकोज वगैरह होती है, सिंपल शुगर। तो सरल शर्कराएं शीघ्र विच्छेदित हो जाती हैं क्योंकि ये सिंपल यौगिक होते हैं, साधारण यौगिक होते हैं, तो इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा शीघ्रता से विच्छेदित हो जाती हैं। इनका कुछ भाग पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि इसका कुछ भाग तो जो होता है, जो सरल शर्कराएं होती है उसका कुछ भाग पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल के अंदर यानी कि H2O के अंदर ऑक्सीकृत हो जाता है, और कुछ भाग जो विघटित नहीं होता वो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल तथा एल्कोहल पैदा करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जटिल होते हैं, जिनका पूर्ण रूप से विघटन नहीं हो पाता, तो वो धीरे धीरे विघटित होकर कार्बनिक अम्ल तथा एल्कोहल पैदा करते हैं। कुछ फंजाई शर्कराओं को, यानी कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के फंजाई यानी कि सूक्ष्म जीव फंजाई जो शर्कराओं को विच्छेदित करके ग्लूकुरोनिक साइट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, फ्यूरमिक अम्ल आदि बनाती हैं, और जो इनकी जो अभिक्रियाएं होती है वो निम्न प्रकार से दर्शाई गई है। जो सरल शर्कराएं, अपने सरल शर्कराएं ग्लूकोज को ही बोलते हैं। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये जल से अभिक्रिया करके साइट्रिक अम्ल, जल से अभिक्रिया करके ऑक्जेलिक अम्ल, और ये जो पूर्ण रूप से अपघटित हो जाएगा तो वो अपने यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर अपघटित हो जाते हैं। उसके बाद है स्टार्च है। स्टार्च ये भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है, यानी कि जो नाइट्रोजन रहित तत्व थे तो उसी के अंदर है स्टार्च। कुछ सूक्ष्म जीव विशेषकर अवायवीय बैक्टीरिया स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। यानी कि स्टार्च क्या है, स्टार्च को अपघटित करने के लिए या विच्छेदित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो उनको कार्बनिक अम्ल के अंदर, एल्कोहल के अंदर, एसीटोन में, हाइड्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। अधिकतर जीवाणु जो हैं वो डाइस्टेज एंजाइम पैदा करते हैं, यानी कि जो ये विशेष प्रकार के अवायवीय बैक्टीरिया है वो डाइस्टेज एंजाइम पैदा करते हैं, जो कि स्टार्च को माल्टोज में जल विश्लेषित कर देते हैं। अब जो ये डाइस्टेज एंजाइम होगा, ये स्टार्च को पहले माल्टोज के अंदर परिवर्तित करेगा। यहाँ से इसको ध्यान से देखना है कि जो ये डाइस्टेज एंजाइम है, ये एंजाइम का नाम है, वो क्या करेगा, जो ये स्टार्च है, स्टार्च को पहले माल्टोज के अंदर, माल्टोज जब बन जाएगा तो वहाँ पे एक माल्टेज एंजाइम होगा। वो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, यानी कि पहले डाइस्टेज एंजाइम है, डाइस्टेज एंजाइम जो होगा वो स्टार्च को माल्टोज में, फिर माल्टेज एंजाइम है जो कि उसको माल्टोज को ग्लूकोज में जल विश्लेषित कर देता है। और ग्लूकोज का अभी अपने सरल शर्करा के अंदर पढ़ा था कि वो पूर्ण रूप से अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आता है हेमीसेलुलोज है, जो प्रारंभ में कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित हेमीसेलुलोज का अपघटन शीघ्रता से होता है, यानी कि हेमीसेलुलोज भी
स्टार्टिंग के अंदर तो जल्दी जल्दी अपघटित होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपघटन क्रिया बहुत मंद हो जाती है। अब इसके अंदर हेमीसेलुलेज एंजाइम द्वारा विभिन्न सरल शर्कराओं में जल विश्लेषित हो जाता है। यानी कि हेमीसेलुलोज है जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, तो इसको अपघटित करने के लिए, यानी कि जो चीज़ तो अपघटित हो चुकी है वो तो सरल शर्कराओं के अंदर विघटित हो गई है, और सरल शर्कराएं अपने को पढ़ चुके हैं कि जो सरल शर्कराएं होती हैं, जो सिंपल शुगर होती हैं, वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर अपघटित हो जाती है। लेकिन जो अपघटित नहीं हो पाता, हेमीसेलुलोज का ऐसा भाग जो अपघटित नहीं हुआ, उसको अपघटित करने के लिए हेमीसेलुलेज एंजाइम, ये एक एंजाइम का नाम है हेमीसेलुलेज। ये एंजाइम इसको क्या करेगा, हेमीसेलुलोज को सरल शर्कराओं में विघटित यानी कर देगा, परिवर्तित कर देगा, और जो सरल शर्कराएं हैं, सिंपल शुगर है या ग्लूकोज है, उसको जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ पे अपने को नीचे दिखा रखा है हेमीसेलुलोज है जो, तो हेमीसेलुलेज एंजाइम के माध्यम से सरल शर्करा में अपघटित हो जाएगा, और सरल शर्कराएं आगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। उसके बाद सेलुलोज है, तो सेलुलोज भी क्या इसमें लिख रखा है कि स्टार्च की तरह ही होता है, जैसे अपने स्टार्च पर पढ़ा था उसी तरीके से ये हेमीसेलुलोज है, स्टार्च की तरह। सेलुलोज भी ग्लूकोज का एक बहुलक है। कुछ विशिष्ट बैक्टीरिया, यानी कि इसको विच्छेदित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, जिसका नाम है आपने दे रखा है एक्टिनोमाइसिटीज एवं कवक, तो ये इसका नाम हो जाएगा। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के द्वारा जो ये अपना सेलुलोज है उनका विघटन होता है, विच्छेदन होता है। सेलुलोज एंजाइम द्वारा जल अपघटित होकर सेलोवायोस बनाता है, जो पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि सेलुलोज है वो तो कार्बोहाइड्रेट का एक भाग है, उसका एक भाग है। तो ये जो सेलुलोज है ये एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, इसको जल अपघटित होकर सेलोवायोस बनाता है, जो पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे चरण में जो ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर ही इसको परिवर्तित किया है, ये ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है लिग्निक है, जो लिग्निक का विच्छेदन संकीर्ण पदार्थ होने के कारण कम होता है, जटिल पदार्थ होता है, इसलिए इसका जो विच्छेदन है वो धीरे धीरे होता है, कम गति के अंदर होता है। इसकी रचना में विशेषकर बेजोल चक्र पाया जाता है। बेजोल चक्र यानी कि एक 6 कार्बन श्रृंखला वाला एक चक्र होता है, बेजोल चक्र। तो इसको अपघटित करने के लिए, विच्छेदित करने के लिए विशेष प्रकार के फेंजाई तथा बैक्टीरिया से लिग्निक का यानी कि विच्छेदन है वो जल्दी से नहीं होता। जो फेंजाई और जो बैक्टीरिया हैं उसके माध्यम से, सिंपल फंजाई और बैक्टीरिया हैं उनसे ये जल्दी से अपघटित नहीं होता। तो इसको अपघटित करने के लिए कुछ विशेष प्रजाति के बैक्टीरिया, जैसे कि वैसिडोमाइसिटीज के कुछ समूह तथा विशेष एक्टिनोमाइसिटीज ही लिग्निक का विच्छेदन करते हैं। उसके बाद है प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए वैसे एक अलग से चैप्टर है अपने पास, तो उसमें पूरा विस्तार से समझाया गया। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी परिभाषा प्रोटीन की। सूक्ष्म जीवों की क्रिया से प्रोटीन पहले पॉलीपेप्टाइड तथा अंत में अमीनो अम्ल बनाते हैं। अमीनो अम्ल बैक्टीरिया फंजाई की क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल तथा अन्य यौगिकों का निर्माण करते हैं, पैदा करते हैं। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। अब जीवाश्म पदार्थ की परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। सड़े गले पदार्थ होते हैं। विच्छेदन का मतलब जो सड़े गले पदार्थ हैं उनको सरल यौगिकों के अंदर परिवर्तित करना विच्छेदन कहलाता है। तो इनको प्रभावित करने वाले, यानी कि ये तेज गति से होगा या कम गति से होगा, तो उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो अपने यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो पादप पदार्थों की प्रकृति है, यानी कि जो अपने सड़े गले पदार्थ हैं उनकी प्रकृति कैसी है। अगर वो पूर्ण परिपक्व हैं, अच्छे तरीके से पके हुए हैं, तो उनका विच्छेदन धीमी गति से होगा। अगर वो कच्चे पदार्थ हैं तो उनका विच्छेदन जल्दी से हो जाएगा। और अगर उनके अंदर काफ़ी सारे पदार्थ अगर उसमें मिले हुए हैं तो उसका विच्छेदन कम धीरे धीरे होगा। अगर उसमें जो उसका संगठन है उसमें कम मात्रा के अंदर पदार्थ मिले हुए हैं, कम पदार्थ मिले हुए हैं, तो उनका विच्छेदन है वो जल्दी से हो जाता है। उसके बाद है मृदा नमी। तो
अगर मृदा ज़्यादा शुष्क है या ज़्यादा नमी वाली है तो उसका जो विच्छेदन है वो जल्दी से नहीं होता, धीरे धीरे होता है, कम गति के अंदर होता है। लेकिन अगर उसकी नमी एक अनुकूलन के अंदर है, एक यानी कि मृदा नमी के अंदर उसका विच्छेदन करने के लिए, जीवाश्म पदार्थों का विच्छेदन के लिए, अपघटन के लिए एक उपयुक्त संतुलन होना चाहिए उसके अंदर। तो जो ऐसी मृदा जिसमें नमी की मात्रा या जल धारण करने की क्षमता 60 से 80% होती है, उसका जो विच्छेदन है वो अच्छे तरीके से हो जाता है। यानी कि इसके लिए जो उपयुक्त नमी की मात्रा है या जल धारण करने की क्षमता है वो 60 से 80% होनी चाहिए। उसके बाद है वायु संचार। वायु संचार से मतलब हो गया कि उसके अंदर मृदा के अंदर वायु का आदान प्रदान आसानी से होना चाहिए, जिससे उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो अपनी जैविक क्रियाएं आसानी से कर सकें। तो जितनी आसानी से सूक्ष्म जीव जैविक क्रियाएं करेंगे उतनी ही गति के अंदर, उतने ही कम समय में जो जीवाश्म पदार्थ हैं उनका विच्छेदन होता है। इसके बाद इसमें मृदा ताप है, यानी कि जो उस मृदा का ताप है वो भी एक संतुलित अवस्था में होना चाहिए। अगर ज़्यादा ताप होगा या ज़्यादा कम ताप होगा तो भी वहाँ पे सूक्ष्म जीव है वो अपनी जैविक क्रियाएं अच्छे से नहीं कर पाएंगे और विच्छेदन की गति प्रभावित होती है। तो उपयुक्त तापक्रम है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मृदा में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर ताप सहने वाले बैक्टीरिया, फंजाई तथा एक्टिनोमाइसीट्स द्वारा ही विच्छेदन होता है। यानी कि जो 40 डिग्री तक तापमान सहन कर सकते हैं वो तो वहाँ पे जिंदा रहेंगे, लेकिन जो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं ज़्यादा तापमान ग्रहण नहीं कर पाते तो वहाँ वो मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो जो विच्छेदन की क्रिया है वो प्रभावित होती है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है, तो इनका जो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात भी स्थिर अनुपात होना चाहिए। इसमें अगर अनुपात के अंदर कम ज़्यादा होता है तो विच्छेदन की जो क्रिया है वो प्रभावित होती है। उसके बाद पीएच मान है, मृदा का जो पीएच मान है वो उदासीन मृदा होनी चाहिए, यानी कि उसका पीएच मान 7 होना चाहिए। अगर 7 से कम ज़्यादा उसका मृदा का पीएच मान होता है तो मृदा विच्छेदन की जो क्रिया है वो प्रभावित होती है। उसके बाद पोषक तत्व हैं, तो अगर मृदा के अंदर अच्छे खासे पोषक तत्व मिले हुए हैं तो उसकी जो विच्छेदन की गति तेज हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।